बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसे लास्ट सीरीज में हमने 87 एमसीक्यूज तक डिस्कशन कर ली थी। नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फ्रॉम एमसीक्यूज 87 टू 105। 87 एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। एग्जामिनर कहता है इफ सेंट्रल बैंक विशेस टू रिड्यूस द एग्रीगेट डिमांड, अगर सेंट्रल बैंक जो है ये विश करता है कि एग्रीगेट डिमांड कम कर दे, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी वुड बी एप्लीकेबल। तो एग्रीगेट डिमांड को सबसे पहले हमने क्या करना है, कम करना है। तो एग्रीगेट डिमांड को कम करना किसने, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो जब सेंट्रल बैंक ने एग्रीगेट डिमांड को कम करना है ना, तो आपके माइंड में फौरन से मॉनिटरी पॉलिसी आ जानी चाहिए और मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो आपने मॉनिटरी पॉलिसी के टूल्स को यूज करके देखना कि एग्रीगेट डिमांड किस टूल से कम हो रही है, और मुझे सिलेक्ट भी 2 ऑप्शंस करनी है। ठीक है, तो 2 ऑप्शंस के बारे में हमने देखना है। तो देखते हैं किन 2 ऑप्शन से एग्रीगेट डिमांड कम हो रही है। नंबर 1 अल्फा, अराइज इन बैंक रेट। आपको पता है बैंक रेट जितना ज्यादा हो जाए उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि बैंक रेट ज्यादा होने से, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने से जो कमर्शियल बैंक और पब्लिक है वो कम बोरिंग करते हैं। तो जितनी बोरिंग कम होगी, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम होगी, तो दैट्स वाई एग्रीगेट डिमांड कम रह जाएगा। तो ऑप्शन अल्फा इज अवर राइट ऑप्शन। ठीक है, एंड द सेकंड वन इज अराइज इन रिजर्व रेशियो। जितनी भी रिजर्व रेशियो ज्यादा हो जाएगी। व्हाट इज मेंट बाय रिजर्व रेशियो? रिजर्व रेशियो कैसी रेशियो होती है कि सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को क्या करता है, इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है कि आपने कुछ पर्टिकुलर परसेंटेज का अपना पैसा मेरे पास रखवाना है। तो जितना सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक से ज्यादा पैसे अपने पास रखने की डिमांड करेगा, उतना कमर्शियल बैंक के पास पैसे कम रह जाएंगे, अल्टीमेटली वो लोन भी पब्लिक को कम दे पाएगा। तो दैट्स वाई मनी सप्लाई कम हो जाए इकोनॉमी में, तो अल्टीमेटली रिजर्व रेशियो हाई होने से एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, तो इन 2 तरीकों से एग्रीगेट डिमांड हमारी कम हो रही है। तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। चार्ली देख लेते हैं। रिस्ट्रिक्शन इन लेवल ऑफ इम्पोर्ट, इम्पोर्ट्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाने से एग्रीगेट डिमांड कम नहीं होता, बल्कि इससे एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होता है। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट से एक्सपोर्ट की जितनी प्रमोशन करेंगे हम इंकरेज होंगे टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज, तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होगी। क्योंकि मुझे रिड्यूस एग्रीगेट डिमांड देखना था, तो अल्फा बीटा दोनों करेक्ट है हमारे पास। 88 देखते हैं। 88 में नॉन मॉनेटरी मेजर्स टू करेक्ट करंट अकाउंट डेफिसिट। ये जो मेरा करंट अकाउंट डेफिसिट है, ठीक है, तो सबसे पहले देखना है करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब है कि हमारी जो इंपोर्ट है वो ग्रेटर है एक्सपोर्ट से। ठीक है, अगर इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट, इसका मतलब हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जा रहा है। मैं चाहता हूं वो करेक्ट हो जाए। करेक्ट कैसे होगा? नंबर 1, या तो हमारी इंपोर्ट कम हो जाए वो, और सेकंड या तो हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए। जैसे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कम हो जाए, एक्सपोर्ट ज़्यादा हो जाए, तो अल्टीमेटली हमारा टारगेट ये है कि एक्सपोर्ट हमारी ग्रेटर देन इंपोर्ट हो जाए। इसका मतलब करंट अकाउंट करेक्शन की तरफ जा रहा है। या बराबर नहीं भी, ग्रेटर नहीं भी होता, तो एटलीस्ट एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट हो जाए, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा करंट अकाउंट करेक्शन की तरफ जा रहा है। करंट अकाउंट को करेक्ट करने के लिए मुझे मॉनिटरी नहीं, नॉन मॉनिटरी मेजर्स लगाने हैं। ठीक है, नॉन मॉनिटरी मेजर्स मीन हम ऐसे मेजर्स लगाएंगे जिनमें फाइनेंस नहीं इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और नॉन मॉनिटरी मेजर से हम ऐसे मेजर्स लगाना जिससे इंपोर्ट हमारी कम हो रही है और एक्सपोर्ट ज्यादा हो रही है। तो नंबर 1 हमारे पास नॉन मॉनिटरी मेजर्स में टैरिफ आता है। टैरिफ क्या है? टैक्स ऑन इंपोर्ट। जब हम इंपोर्ट के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी। तो जैसे इंपोर्ट कम होना शुरू हो जाएगी तो हमारा करेक्शन की तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट जाना शुरू हो जाएगा। बेटा प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट, तो अगेन प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट भी नॉन मॉनिटरी मेजर्स हैं। तो इसमें हम एक्सपोर्ट की प्रमोशन करेंगे तो हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट से करेक्शन की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। डेप्रिसिएशन और डिफ्लेशन ये दोनों मॉनिटरी मेजर्स हैं करंट अकाउंट डेफिसिट को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि उसने मुझसे नॉन मॉनिटरी पूछा है, तो अल्फा और बीटा ये दोनों करेक्ट है। और अगर उसने मुझसे पूछा होता कि मुझे नॉन नहीं, मुझे मॉनिटरी मेजर्स बताएं, तो मॉनिटरी मेजर्स के लिए चार्ली और डेल्टा ये दोनों करेक्शन होते हैं। तो समटाइम्स स्टूडेंट ऐसा होते हैं कि बस वो इन एमसीक्यूज को रट्टा लगा लेते हैं कि ठीक है यार नॉन मॉनिटरी लिखा होगा तो अल्फा और बीटा ये दोनों आ जाएंगे। पर हमें देखना है कि हो सकता है ये एमसीक्यू सेम आए, लेकिन मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी की जगह अगर मॉनिटरी मेजर्स लिखा आ जाए, तो फिर अब अल्फा बीटा नहीं, अब चार्ली और डेल्टा करेक्ट ऑप्शन होंगे। तो आपने हर एक एमसीक्यूज को एग्जाम में बहुत माइन्यूटली केयरफुली रीड करना है कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। ठीक है जी,
अच्छा, और नेक्स्ट देखते हैं जी, एमसीक्यूज नंबर 89। 89 एमसीक्यूज में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट assumption ऑफ लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, इनमें से कौन से लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumption नहीं है। तो लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है, ये आपको पता है कि शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का एक लॉ है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है, ये एक लॉ है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का। और शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन में हमारे पास कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो लॉ ऑपरेट ओनली इन शॉर्ट रन। अब क्वेश्चन को देखें, केयरफुली रीड करना है। उसने कहा नॉट, तो नॉट को माइंड में रख के क्वेश्चन के आंसर्स पढ़ने हैं। इनमें से कौन सी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन के assumption नहीं है। नंबर वन, लॉ ऑपरेट ओनली शॉर्ट रन, ये तो लॉ ऑफ वेरिएबल की assumption है, तो मुझे तो नॉट ढूंढना। तो ऑल दो ये assumption है, पर हमारे अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। ये assumption है पर मुझे नहीं वाली चाहिए ना। बीटा लॉ वेरिएबल, लेबर इज ओनली वेरिएबल इनपुट फैक्टर, बिल्कुल ये लॉ वेरिएबल की assumption है, तो ये भी हमारे अकॉर्डिंग गलत हो गया। ऑल द इनपुट फैक्टर आर हेट्रोजीनियस, ऑल द इनपुट आर हेट्रोजीनियस, हाँ ये assumption ही नहीं है, तो नॉट assumption। तो चार्ली नॉट assumption, चार्ली assumption नहीं है। सारे इनपुट फैक्टर हेट्रोजीनियस होते हैं, हमने कहा assumption नहीं है। सारे फैक्टर हेट्रोजीनियस नहीं, वो तो होमोजीनियस होने चाहिए। तो होमोजीनियस जो है ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की assumption है, हेट्रोजीनियस assumption नहीं है, और मुझे नॉट assumption वाला ही चाहिए था, तो चार्ली इज आवर करेक्ट ऑप्शन। डेल्टा देख लें, पॉसिबिलिटी टू कंबाइन द इनपुट फैक्टर, तो ये भी लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन की assumption है, सो डेल्टा इज रॉन्ग वन। क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में कह रहा है रनिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट मीन, रनिंग अ करंट अकाउंट डेफिसिट मीन, हमें पता है करंट अकाउंट डेफिसिट मीन इंपोर्ट ग्रेटर देन एक्सपोर्ट होती है। There is a net outflow of demand versus the income that comes into the country. This can be thought of a country not paying their ways. इसका मतलब ये है, वो कह रहा है नेट आउटफ्लो डिमांड वर्सेस ग्रेटर है। अगर नेट आउटफ्लो जो है वो ग्रेटर होगा, ठीक है, द इनकम दैट्स कम इनटू अ कंट्री, और इनकम कैसे कंट्री में आती है आपको पता है, एक्सपोर्ट से आती है, ठीक है जी। तो वह कहना चाह रहा है अगर running a current account deficit mean that there is a net outflow of import versus export, or this can be thought of a country as not paying their ways। इसका मतलब ये है कि हम, अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो नेट आउटफ्लो ऑफ डिमांड वर्सेस जो इनकम है, जो हमारी इंपोर्ट है वो एक्सपोर्ट के जो डिफरेंस होगा, क्या करंट अकाउंट वो डेफिसिट होगा। लास्ट लाइन में कह रहा है कि दिस कैन बी थॉट ऑफ अ कंट्री नॉट पेइंग देयर वे, इसका मतलब कंट्री ने जो इंपोर्ट की हुई है वो इंपोर्ट के बदले में जो हमने उनको पैसे देने थे बाहर वाली कंट्री, वो हम नहीं दे पा रहे। वो हम क्यों नहीं दे पा रहे, ऑब्वियस बात है, बदले में हमारे पास इतनी एक्सपोर्ट नहीं होगी, क्योंकि एक्सपोर्ट से पैसा आता है, उस पैसों से इंपोर्ट कर लें तो कोई बड़ी बात नहीं होती, तो अच्छी बात है। इसका मतलब इंपोर्ट वाला पैसा हम एक्सपोर्ट में से निकाल रहे हैं, लेकिन मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और मेरे पास इनफ रेवेन्यू फाइनेंस नहीं है ताकि मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट की पेमेंट कर पाऊँ, तो इसका मतलब ये हुआ हमारी इंपोर्ट ग्रेटर चल रही है एक्सपोर्ट से। तो नॉट पेइंग देयर वेज में हमारे इंपोर्ट के लिए हमारे पास फाइनेंस नहीं है, तो इट्स मीन हम करंट अकाउंट डेफिसिट में चल रहे हैं, और ये बात बिल्कुल ट्रू है, ठीक। 90 91 में कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट द कांसेप्ट ऑफ, कहते हैं फॉलोइंग डायग्राम कौन सा कांसेप्ट डिपिक्ट कर रही है। कह रही है जो डायग्राम नजर आ रही है कि आपको ये सब नॉर्मल प्रॉफिट, बीटा नॉर्मल प्रॉफिट, चार्ली सुपर नॉर्मल या ब्रेक इवन है। तो हमें पता है कि इस केस में हमारे पास हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है। तो इक्विलिब्रियम देखिए एम सी इज इक्वल टू एम आर पर इक्विलिब्रियम आता है, ये एम सी ये एम आर, इसका मतलब दिस इज अवर इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस इक्विलिब्रियम पर हमने देखना होता है कि हमारे पास रेवेन्यू और कॉस्ट क्या है। तो हमने परपेंडिकुलर मूव किया, तो सबसे पहले देखिए मुझे ये देखें एवरेज कॉस्ट कर नजर आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास यहाँ से जो टोटल कॉस्ट आ रही है वो टोटल कॉस्ट ये है हमारे पास, ठीक है।
और इस फिर परपेंडिकुलर मूव किया, फिर रेवेन्यू कर्व को ढूंढा, तो रेवेन्यू कर्व, एवरेज रेवेन्यू कर्व वही से अबव है। इसका मतलब हमारे पास जो टोटल रेवेन्यू कर्व है वो ग्रेटर है। इसका मतलब टोटल रेवेन्यू कर्व ग्रेटर है टोटल कॉस्ट है। तो ये जो रेक्टेंगुलर एरिया आ रहा है ये हमारे पास एरिया शो कर रहा है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा जी, 92 क्वेश्चन में वो कह रहा है कि 92 में कह रहा है द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगेन ये जो डायग्राम बनी हुई है ये डायग्राम हमें कौन सा कॉन्सेप्ट शो कर रही है। तो सबसे पहले जैसे हम डायग्राम को देखें तो डायग्राम में जो ये हॉरिजेंटल लाइन आ रही है, ठीक है, तो हमें पता है तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन में P इज इक्वल टू ए आर इज इक्वल टू एम आर, तो ये तो परफेक्ट कंपटीशन की रेवेन्यू करवा गई, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एग्जामिनर ने पूछा था ये परफेक्ट कंपटीशन है, मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोली, ओलिगोपोली, तो हम कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन है, तो ये भी एक एमसीक्यू आ सकता था, ठीक है। पर क्योंकि ऑप्शंस प्रॉफिट वाइज हैं या लॉस वाइज हैं तो मुझे भी प्रॉफिट या लॉस वाइज सोचना है। तो अगेन हमें पता है फर्म इक्विलिब्रियम वेयर एमसी इज इक्वल टू एमआर, तो एमसी कर्व और एमआर कर्व यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें रेवेन्यू क्या और एवरेज कॉस्ट क्या, दोनों यहाँ पर सेम है, तो दैट्स व्हाई इट्स नॉर्मल प्रॉफिट। तो ऑप्शन इज बीटा, ठीक। सेम हमारे पास 93 एमसीक्यूज में, ठीक है। तो 93 एमसीक्यूज में द फॉलोइंग डायग्राम डिपिक्ट द कांसेप्ट ऑफ सिलेक्ट टू, आज दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने पड़ेगा हमें, ठीक है। तो हमें पता है कि जो ये वाली डायग्राम होती है तो किंग डिमांड करके जहाँ पे यहाँ पे किंग बन रहा होता है, ठीक है, और ये इलास्टिक और ये इलास्टिक डिमांड होती है, तो हमें पता है तो किंग डिमांड कर्व में तो हम कहेंगे बीटा किंग डिमांड कर्व, और हमें पता है किंग डिमांड कर्व एक नॉन इंक्लूसिव ओलिगोपोली होता है, तो दैट्स व्हाई बीटा डेल्टा इज करेक्ट। 94 नॉर्मल प्रॉफिट मीन वेयर इकोनॉमिक प्रॉफिट, हमें पता है नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है जहां इकोनॉमिक प्रॉफिट क्या हो, जीरो हो, जहां इकोनॉमिक प्रॉफिट जीरो हो उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं, ऑप्शन डेल्टा। 95 विच इज बेस्ट डेफिनेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट और इंक्रीमेंटल कॉस्ट, तो ये मार्जिनल कॉस्ट का दूसरा नाम इंक्रीमेंटल कॉस्ट है, ठीक है। हमें दो ऑप्शंस को सिलेक्ट करने, टू ऑप्शंस को सिलेक्ट करना। तो नंबर 1 एडिशनल प्राइस, नहीं नहीं मार्जिनल कॉस्ट की बात हो रही है तो एडिशनल कॉस्ट का वर्ड होना चाहिए, एडिशनल प्राइस ऑफ सेलिंग नहीं है, तो ये तो देखते साथ ही गलत हो गया। एवरेज कॉस्ट गलत, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब एडिशनल कॉस्ट होता है, एवरेज कॉस्ट होता ही नहीं है, बीटा भी गलत हो गया। चार्ली एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग एन एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, हमने कहा बिल्कुल ये मार्जिनल कॉस्ट की डेफिनेशन ही है, और मार्जिनल कॉस्ट रिप्रेजेंट द स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट फंक्शन, ये भी सही है। जो मार्जिनल कॉस्ट होता है असल में वो स्लोप ऑफ टोटल कॉस्ट ही होता है, तो चार्ली और डेल्टा दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं। 96 प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री वुड बी लीस्ट अफेक्टेड बाय रिसेशन, हमें पता है रिसेशन क्या है, रिसेशन जो है ये इकोनॉमी का लोवेस्ट फेज से थोड़ा से ऊपर वाला फेज होता है, लोवेस्ट फेज डिप्रेशन फेज होता है, ठीक है। रिसेशन मीन हमारे मुल्क के हालात तेजी से खराब हो रहे हैं, कहता है कि जब मुल्क के हालात खराब हो रहे होंगे प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से, तो किस इंडस्ट्री को लीस्ट अफेक्ट, सबसे कम असर किस इंडस्ट्री पर पड़ेगा, मतलब ये है कि जब हमारी इकोनॉमी डिक्लाइन कर रही होगी सबसे कम बुरे असरात बैड इफेक्ट किस इंडस्ट्री पर पड़ रहा होगा। ऑब्वियस बात है जैसे इकोनॉमी डाउन जा रही होती है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी होती हैं जो उन हालात में भी सर्वाइव कर रही होती हैं, या दूसरे मतलब जिनका सर्वाइवल लाजमी है। तो नंबर 1 शुगर इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, गारमेंट, व्हीकल। तो अगर मैं थोड़ी सी इसको रियलिटी बेस करूं तो जैसे ही हमारी इकोनॉमी डाउनफॉल करे, गिरना शुरू हो जाए, तो सबसे पहले व्हीकल इंडस्ट्री बंद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लग्जरी गुड्स है तो सबसे पहले इसकी ये प्रोडक्शन रोकेंगे। उसके बाद स्टील मिल बंद होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब लग्जरी गुड्स के लिए, गाड़ियों वगैरह के लिए स्टील चाहिए नहीं होगा, कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए स्टील चाहिए नहीं होगा, तो स्टील मिल किसके लिए स्टील प्रोड्यूस करेगी, तो व्हीकल सबसे पहले जाएंगे, स्टील मिल उसके बाद चले जाएंगे। उसके बाद गारमेंट इंडस्ट्री बंद होगी, तो सबसे
कम इफेक्ट शुगर इंडस्ट्री पे पड़ेगा, यानी कि सारी इंडस्ट्रीज इकोनॉमी में बंद होना शुरू हो जाएंगी, शुगर इंडस्ट्री क्लोज नहीं होगी, क्योंकि शुगर ग्लूकोज ह्यूमन बॉडी के लिए बड़ा जरूरी है। माइंड चलता ही शुगर ग्लूकोज की वजह से। अगर ग्लूकोज लेवल कम हो जाए तो हमारे दिमाग चलना बंद हो जाएंगे, ठीक है, हम तो चलते चलते गिर जाएंगे। दैट्स व्हाई कहते हैं समटाइम हमारा शुगर लेवल डाउन हो गया, तो शुगर लेवल डाउन होने से माइंड वर्क करता ही नहीं है। तो शुगर इंडस्ट्री हमारे लिए कंपल्सरी है, ये तो कंपल्सरी है, इसको तो सेक्रीफाइस कर ही नहीं सकते। तो दैट्स व्हाई लीस्ट इफेक्ट किसके पड़ेगा, अल्फा के ऊपर पड़ेगा, तो अल्फा इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। बाकी चार्ली बीटा डेल्टा राइट ऑप्शन नहीं है। 97, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज कर रहा है, देन वैल्यू ऑफ बॉन्ड, तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड क्या होगी। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट में और प्राइस ऑफ बॉन्ड में रिलेशन क्या है, ठीक है। अच्छा, तो याद रखिएगा, अब ये जो चैप्टर है ये मनी वाले चैप्टर में से है, ठीक है, और चैप्टर नंबर 10 में से है, ठीक है, इसको अच्छे से देखिएगा जरा, शायद चैप्टर नंबर 11। अच्छा, मनी वाले चैप्टर में से है, तो मनी वाले चैप्टर में से जब हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी पढ़ते हैं, उस लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी में स्पेकुलेटिव का एक कॉन्सेप्ट है, तो ये बॉन्ड उससे जुड़ा हुआ है, तो स्पेकुलेटिव कॉन्सेप्ट के अलग अलग कॉन्सेप्ट ही बॉन्ड्स के ऊपर है। तो हमें पता है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड, जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है उसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है, उसमें एक इनवर्स रिलेशनशिप है, यानी कि जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो कम होती जाएगी, ठीक है नी। तो अब देखते हैं, इफ मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज, अगर मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो रहा है, इसका मतलब क्या, जो प्राइस ऑफ बॉन्ड है वो क्या हो जाएगा, ज्यादा होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। जब प्राइस ऑफ बॉन्ड ज्यादा होगी, अल्टीमेटली उसकी वैल्यू ज्यादा ही है, प्राइस ज्यादा वैल्यू ज्यादा, ठीक है नी। तो अल्टीमेटली उसकी बॉन्ड की जो वैल्यू होगी वो ज्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है नी। तो दैट्स व्हाई वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। 98, the state of technology when illustrating a production possibility curve is assumed to be constant। जब हम पीपीसी कर्व बनाते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, तो हम बिल्कुल यही अजम्पशन लेके चलते हैं कि टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, सारे के सारी लेबर इक्वली एफिशिएंट और ट्रेन होनी चाहिए जब हम पीपीसी कर्व की बात कर रहे होते हैं। नेक्स्ट 99, 99 में गवर्नमेंट रेगुलेशन इन अ फिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में डैश द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस फॉर फर्म। हमें पता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन इन मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम, मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम में पार्शियली गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही होती है, पार्शियली प्राइवेट सेक्टर परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जब गवर्नमेंट मिक्स इकोनॉमी में अपने रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रही होती है, जिसमें टैक्स पॉलिसीज आ गई, सब्सिडी का देना या ना देना आ गया, कौन सा बिजनेस करना है कौन सा नहीं करना, ठीक है, बिजनेस की कंडीशंस क्या होंगी, तो सिस्टम में इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करना गवर्नमेंट की मौजूदगी में प्राइवेट वालों के लिए थोड़ा सा टफ हो जाता है, ठीक है। और ये वाला इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, ये हमारा डिसएडवांटेज है, ये हमारा डिसएडवांटेज है गवर्नमेंट का मिक्स इकोनॉमी में होना, ठीक है। तो इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, गवर्नमेंट की मौजूदगी में प्राइवेट पार्टीज के लिए बिजनेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 100 एमसीक्यूज में द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कैपिटलिज्म आर, कहता है कि कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर है कैपिटलिज्म। तो सबसे पहले तो ये मुझे पता होना चाहिए कैपिटलिज्म कौन सा सिस्टम होता है। कैपिटलिज्म जो होता है ये फ्री इकोनॉमिक सिस्टम होता है, फ्री इकोनॉमिक सिस्टम। और इस सिस्टम में सारे के सारे जो मेन डिसीजन ले रहे होते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, वो सारे प्राइवेट सेक्टर, डिमांड और सप्लाई, यानी कि कंज्यूमर और प्रोड्यूसर ले रहा होता है, ठीक है। और डिमांड और सप्लाई, फ्री मार्केट में डिमांड और सप्लाई होती है, और डिमांड और सप्लाई आपको पता है प्राइस मैकेनिज्म होता है, ठीक है, कि सारी की सारी जो प्राइसेस तय की जाएंगी वो प्राइस मैकेनिज्म यानी कि डिमांड और सप्लाई के इंस्ट्रक्शन से की जाएंगी, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कैपिटलिज्म क्या है, प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई
कि प्राइस हमेशा डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग तय होगी, कोई भी थर्ड पार्टी गवर्नमेंट जैसा कि प्राइस तय नहीं करेगा। 101 द फीचर ऑफ इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम आर सिमिलर टू दोज ऑफ द सिस्टम। इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम किस सिस्टम के करीब करीब है? तो याद रखिएगा इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम के करीब करीब है। जैसे कि मिक्स कहता है कि सारे के सारे जो जैसे कि मिक्स सिस्टम कहता है कि डिसीजन गवर्नमेंट और प्राइवेट पार्टी दोनों मिलकर लेंगे, तो इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम ये कहता है कि सारी की सारी जिम्मेदारी मेन स्टेट की है। ठीक है, स्टेट ही जिम्मेदारी सारी चीजों की, लेकिन हाँ स्टेट फ्री मार्केट को, फ्री प्राइवेटाइजेशन को, उनको भी सपोर्ट करेगी, उनको भी बिजनेस करने की इजाजत देगी। ठीक है। 102 the dash measure of responsiveness of quantity supply to a change in price, responsiveness to a quantity supply to a change in price, ये किसकी बात हो रही है? इसका मतलब ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की हो रही है। ठीक है, असल में ये लिखा हुआ है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की डेफिनेशन ही लिखी हुई है, तो दैट्स व्हाई अल्फा इज द करेक्ट वन। 103 According to Phillips curve, the lower rate of inflation would result in Phillips curve के अकॉर्डिंग जितना रेट ऑफ इन्फ्लेशन कम होगा उतना लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि जो फिलिप्स कर्व है वो रेट ऑफ इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के दरमियान इनवर्स रिलेशन को शो करती है। तो जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा उतना ही अनएम्प्लॉयमेंट का रेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन बन जाएगी हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अनफेवर लोअर हायर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दैट इज द चार्ट, दिस इज द करेक्ट वन। दो एमसीक्यूज रह गए। 104 a downward sloping demand curve represent that relation with the rate of interest। हमें पता है a downward sloping demand curve represent relation with rate of interest, रेट ऑफ इंटरेस्ट का और डिमांड कर्व का। यहाँ पे जो डिमांड कर्व है ना वो डिमांड कर गुड्स एंड सर्विसेज की नहीं है, ये डिमांड कर मनी डिमांड है। ठीक है जी, जैसा कि अगर हम डायग्राम बनाएं तो यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा, यहाँ पे डिमांड फॉर मनी हो जाएगी। तो डिमांड फॉर मनी और रेट ऑफ इंटरेस्ट में कौन सा रिलेशनशिप आता है? इनवर्स रिलेशनशिप आता है। ठीक है, बीटा वन। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिमांड मनी डिमांड। लास्ट टाइम आज का हमारा। ठीक है, कहता है सिलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डिमांड कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल सी बात है, हमने कहा डिमांड में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सटेंशन किसकी वजह से आता है? ऑन प्राइस, अपने प्राइस के चेंज होने की वजह से आता है। ठीक है, तो प्राइस ऑफ कमोडिटी इंक्रीज, तो अगर डिमांड कॉन्ट्रैक्ट होगी, डिमांड कॉन्ट्रैक्ट कब होगी? जब अपनी प्राइसेस ज्यादा होंगी तो क्वांटिटी डिमांड कम हो जाएगी, और क्वांटिटी डिमांड का कम होना कॉन्ट्रैक्शन, और अगर अपनी प्राइस कम हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड अगर ज्यादा हो रही है तो क्वांटिटी डिमांड का ज्यादा प्राइस की वजह से मीन एक्सटेंशन। तो हियर इज द अल्फा इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट एमसीक्यू इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट सीरीज में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।